तो हम इसका एनसीईआरटी रिव्यू करेंगे। सो तुमको ये लेक्चर याद है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का किया था हमने? क्विकली रिवाइज करा दूं? यस मैम। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ठीक है, पेंसिल उठा लो, बुक उठा लो और फटाफट पहले स्क्रीन की तरफ देखो। देखो, टर्म बायोडाइवर्सिटी दी किसने थी? वॉल्टर रोजन। तो रोज एक फूल है और उसको बढ़िया से पानी दे रहे थे, कौन? वॉल्टर रोजन। वाटर एंड रोज, इससे याद रखना पूरी मिसाइल। सो वॉल्टर रोजन ने टर्म दी थी बायोडाइवर्सिटी, लेकिन इसको पॉपुलर लोगों में पॉपुलर किसने किया था? इसे एडवर्ड विल्सन ने। तो एनसीईआरटी एडवर्ड विल्सन नाम मेंशन करती है, और सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम समझ लेते हैं इसने टर्म दी थी। टर्म दी नहीं थी इन्होंने, इन्होंने पॉपुलराइज की थी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? कंबाइंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बहुत सारी वैरायटी ना, वैरायटीज। ठीक है, वैरायटी को कहते हैं, चेंजेस नहीं। तो बहुत सारी वैरायटी होनी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल, बहुत सारे माइक्रोब्स, हर तरीके के, उसको बायोडाइवर्सिटी एक साथ कह देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ये दो टर्म पे क्वेश्चन आ सकता है नेम के ऊपर। ओके, नाउ बायोडाइवर्सिटी जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है ना, हम उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। डाइवर्सिटी को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं धरती के ऊपर। एक हम कहते हैं, एक देखो इमेजिन करो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है धरती पे, अब उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो। पहली कैटेगरी कि जेनेटिक लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से कैसे डिफरेंस है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट ओनली वन स्पीशीज, सिर्फ एक स्पीशीज की बात करेंगे। ठीक है, इंसान की बात करें तो सिर्फ इंसानों की बात करेंगे, कॉकरोच की बात करें सिर्फ कॉकरोच की बात करेंगे, एक ही स्पीशी की बात करेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी भी एग्जिस्ट करती है जब हम एक स्पीशी की बात करते हैं कि कितने टाइप के ह्यूमन बींग ही होते हैं। ठीक है, अगर हम स्पीशी डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो स्पीशी डाइवर्सिटी में हम कंपैरिजन ऑफ स्पीशीज कर लेते हैं। जब हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम बड़े बड़े इकोसिस्टम को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जीन लेवल पे, स्पीशी लेवल पे एक स्पीशी की बात करेंगे, स्पीशी डाइवर्सिटी पे कंपैरिजन ऑफ स्पीशीज करेंगे, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे पूरा इकोसिस्टम कंपेयर करके देखेंगे कि कैसी कैसी वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मिलती है। याद क्या रखना है, जेनेटिक डाइवर्सिटी में आपको एग्जाम्पल दिया है किसका? रुवॉल्फिया वॉमिटेरिया। रुवॉल्फिया वॉमिटेरिया इज अ प्लांट जो केमिकल सिक्रीट करता है रिजरपाइन। नीट में क्वेश्चन आता है और स्कूल में भी आ सकता है कि रिजरपाइन हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बस यहां तक की बात करती है, रिजरपाइन तक, उसका फंक्शन नहीं बताती। अभी एनसीईआरटी में अंडरलाइन कराऊंगी। ओके, स्पीशी डाइवर्सिटी में एम्फीबियन की बात करता है, ये ज्यादा कुछ नहीं। ये कहता है कि अगर तुम बात करो, डायरेक्शंस होते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट, तो ये कह रहा है कि एक होते हैं ईस्टर्न घाट्स और एक होते हैं हमारे पास वेस्टर्न घाट्स, राइट। तो कह रहे हैं वेस्टर्न घाट्स में जो एम्फीबियन की स्पीशी डाइवर्सिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स का जो एटमोसफेयर है ना वो ज्यादा सुटेबल है उनकी ग्रोथ के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल देता है। देखो, बायोडाइवर्सिटी में बिना एग्जाम्पल के नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो तुमको बायोडाइवर्सिटी में थ्योरी आंसर लिखने के लिए भी एग्जाम्पल चाहिए, और तुमको नीट के क्वेश्चन तो आने ही एग्जाम्पल से है। तो एग्जाम्पल जरूर हर पॉइंट के साथ याद रखना, अदरवाइज डेफिनेशन का सिर्फ फायदा होगा नहीं। समझ आई बात? तो अभी तक ये तुमको सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा है। इंडिया में ये बोल रहा है, अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं तो भैया नॉर्वे और इंडिया के कंपैरिजन में हिंदुस्तान में आपको ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है और हमारी जो मिट्टी है वो बहुत खाद्य है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं प्लांट भी एनिमल्स भी, राइट। अब देखो, बात करता है ये रॉबर्ट मे की, जिसके ऊपर नीट बहुत बार क्वेश्चन पूछता है और आपसे स्कूल वाले इसके ऊपर डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो इसकी फेमस लाइन है कि सबने प्रिडिक्ट किया बैठे बैठे, चलो मैं एस्टिमेट लगाता हूँ कि पूरी धरती पे कितनी बायोडाइवर्सिटी है। सबसे क्लोज, सबसे सही एस्टिमेट जो माना जाता है वो रॉबर्ट मे का माना जाता है। ठीक है, तो रॉबर्ट मे में तुम्हारा पेपर है, कौन सी मे को? 7 मई को पेपर है ना, तो 7 मई से याद रख लेना। रॉबर्ट मे ने 7 मिलियन इज द ग्लोबल स्पीशी डाइवर्सिटी है, ऐसा उन्होंने कहा था कि अगर हम सारी, अभी तो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, 1.5 हुई है, मिलियन हम ढूंढ चुके हैं। वो कह रहा है अगर सारी ढूंढ लोगे ना तो लगभग पूरी धरती पे 7 मिलियन मिलेगी तुम्हें। तो ये कहा था रॉबर्ट मे ने कि इतनी स्पीशी डाइवर्सिटी मिलेगी तुम्हें। ओके, यस मैम। 7 में याद रख लेना क्योंकि पेपर तब है। अब देखो, एक लाइन है एनसीईआरटी की जिससे नीट का क्वेश्चन बनता है, दैट स्पीशी डाइवर्सिटी इन टेम्परेट फॉरेस्ट इज मोर कंप्लीट देन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इसके लिए अगर तुमको थोड़ा सा भी ग्लोब याद है तो बहुत सिंपल था, आई एम श्योर थोड़ा बहुत तो तुमको याद भी होगा। सेंटर जहाँ पे बहुत अच्छे से धूप पड़ती है उसको हम बोलते हैं कौन सा रीजन? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल रीजन, यस। सेंटर से इसके इक्वेटर जाएगा।
गलत नहीं बोल रहे, तुम भी ठीक बोल रहे हो। ये इक्वेटर होता है, जो कॉर्नर्स होते हैं इन्हें पोल्स कहते हैं, Yes, ma'am. ठीक है। इक्वेटर से जो थोड़ा दूर पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट। टेम्परेट, ठीक है। और बिल्कुल कोने पे जो पड़ता है वो हमारे पोल्स आ जाते हैं, आर्कटिक एंड अंटार्कटिका। नाउ जो तुमको याद रखना है वो ये कि सबसे ज़्यादा सूरज की किरणें ट्रॉपिकल पे पड़ती है, मैक्सिमम, इसलिए स्पीशी डाइवर्सिटी भी यहाँ ज़्यादा होती है, इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी यहाँ ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा घने जंगल तुम्हें यहाँ मिलेंगे, ठीक है। टेम्परेट पे कम पड़ती है और पोल्स पे बहुत कम पड़ती है, इसलिए वहाँ बर्फ़ होती है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि देखो ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी तुम्हें, ट्रॉपिकल पे या टेम्परेट पे, Tropical. है ना? मोर डाइवर्सिटी, हाँ, यहाँ पर तुमको मिलेगी लेस, यहाँ मिलेगी लेस, और तुमको सबसे ऊपर मिलेगी लीस्ट। मान सकते हैं हम ये? Yes, ma'am. यस मैम। अब यही लाइन को वो, अच्छा मुझे बताओ, अगर डेटा कम है तो उसको पढ़ना आसान होगा? एक 100 पन्नों की किताब पढ़नी आसान है या 1000? मैम 100 पन्नों। तो पन्नों की। बस वही वाली बात यहाँ लगाई है इसने। इसने कहा स्पीशीज इन टेम्परेट फॉरेस्ट इज मोर कंप्लीट। स्पीशीज जो टेम्परेट फॉरेस्ट में, जो इस वाले एरिया में है, वो मोर कंप्लीट है। मोर कंप्लीट से उसका मतलब है कि उसका डेटा मोर कंप्लीट है, मतलब हमें ज़्यादा पता है कि टेम्परेट में कितनी स्पीशीज है, हमारे पास रिकॉर्डेड डेटा है, एज कंपेयर टू स्पीशीज इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्योंकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में इतनी ज़्यादा स्पीशीज है कि अभी भी डिस्कवर हो रही है, तो हमारे पास डेटा पूरा नहीं है। तो इस लाइन में जब वो बोलता है ना कि मोर कंप्लीट, तो वो डेटा की बात कर रहा है। तो स्पीशी, अब यहाँ पे तुम ऊपर लगा लो डेटा, इन टेम्परेट फॉरेस्ट इज मोर कंप्लीट देन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डेटा, ठीक है। अब समझ आ जाएगा ये लाइन, तो ये ऐड कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ओके। चलो मूविंग ऑन। अब आता है IUCN की फुल फॉर्म आती है, बहुत कॉमन है फुल फॉर्म आना। IUCN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तुम इसको कैसे याद करोगे? IUCN में n को स्क्वायर रखना, 2n की बात होगी यहाँ पर, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। 2 बार n आना है, ये गलती मत करके आना है, कॉमन मिस्टेक है। अब IUCN ने क्या किया, उसने कहा मैं कुछ चीज़ों को कंसीडर करना चाहता हूँ। पहले ये कहता है कि हम जो भी बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं ना, उसमें हम कभी भी प्रोक्रियोट को इंक्लूड नहीं करते, नॉट इंक्लूडेड। प्रोक्रियोट में कौन आते हैं हमारे स्पेसिफिकली? बैक्टीरिया। यस, वो कहते हैं हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि अगर उसको इंक्लूड करोगे फिर स्पीशी डाइवर्सिटी 7 मिलियन से तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा म्यूटेशन है, हमें यही नहीं पता कि इतने कितने प्रोक्रियोट है एक्चुअल में, हमें सच में नहीं पता, ठीक है। तो हम उसको इंक्लूड ही नहीं करते। और उसके बाद कुछ डेटा है जो उसने एज इट इज़ बोला है, जिससे क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में आता है सच में। तो ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन बना भी है नीट का प्रीवियस ईयर। ऑल यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट 70% एनिमल्स। वो कहते हैं जितने यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है तकरीबन सब 70% एनिमल ही है। यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया, उसमें से 70% तो एनिमल ही है। उन्होंने कहा उस 70%, अब 70% एनिमल्स है ना, तो इस रूप में सारे एनिमल्स हैं, उनमें से भी 70% इंसेक्ट्स है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा रूम है जहाँ पे फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल सब है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुझे दिख रही है 70% एनिमल्स की, ठीक है। अब सिर्फ उस 70% एनिमल में जब मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ तो उनके अंदर भी 70% सिर्फ इंसेक्ट्स हैं, यानी कि आर्थ्रोपोडा सबसे ज्यादा है, राइट। सबसे बड़ा फाइलम यही होता है, करेक्ट? Yes, ma'am. ओके, नाउ प्लांट एंड फंजाई 22% है एंड प्रोटिस्टा सिर्फ 8% है, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया। बेटा बैक्टीरिया इसलिए नहीं होता क्योंकि बैक्टीरिया को पकड़ के उसका डेटा निकालना बहुत मुश्किल है। बैक्टीरिया, हम एक बैक्टीरिया पढ़ते हैं, फिर उसमें थोड़े टाइम में म्यूटेशन हो जाती है, फिर वो नई वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया आता है, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कितने बैक्टीरिया, उनकी स्टडी बहुत डिफिकल्ट है इस वजह से। ये पॉइंट्स क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये जहाँ जहाँ परसेंट आया है ये इंपॉर्टेंट है, ये करने पड़ेगा तुम्हें। अब इंडिया के बारे में बात करते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया पूरे धरती पे, हमारे पूरे ग्लोब पे 2.4% एरिया ग्लोब का कवर करता है, ये इतना सा सिर्फ 2.4% है, ठीक है। और ये कह रहे हैं 2.4% ये पूरे ग्लोब का रहता है, लेकिन इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी कितनी है? इसके अंदर 8.1% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है। तो पूरे ग्लोब का 8.1% सिर्फ इसी के पास है, इतनी डाइवर्सिटी है किसकी? प्लांट की, एनिमल्स की, इन सब की, एक्सेप्ट मोनीरा, हमारे पास सब चीज़ों की वैरायटी ज़्यादा है, ठीक है। तो एक पॉइंट तुम्हें याद करना है इंडिया के रिस्पेक्ट में कि पहले तो 2.4% ये एरिया कवर करता है धरती का, और 8.1% बायोडाइवर्सिटी इसके पास है ग्लोब की, ठीक है। 2, 4, 8 डबल डबल होता जा रहा है ना।
अब ये अंडर 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में से एक है इंडिया। इंडिया इज, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज है जो बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, जिसमें से एक हिंदुस्तान है। बहुत बायोडाइवर्सिटी है हमारे पास, ठीक है। अब उसमें से एक डेटा ये देते हैं कि प्लांट और एनिमल में मुझे बताओ किसका डेटा ज्यादा है, कौन ज्यादा है? Animal. Animals. पीछे भी तो हमने ये पढ़ा कि ज्यादा एनिमल ही है ना? तो याद रखना है। और एनिमल में भी कौन ज्यादा होंगे? कौन सा फाइलम? आर्थ्रोपोडा, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये वाला डेटा एज इट इज याद नहीं रखना है, पर कंपैरिजन याद रखना है। ओके, आइए Yes, ma'am. अब कुछ पॉइंट्स है जो पता होने चाहिए, जैसे कि नेशनल एनिमल कौन सा है इंडिया का? टाइगर। Tiger. ये पी कैपिटल होगा। साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, पैंथेरा टिग्रिस। नेशनल बर्ड पीकॉक, दैट इज पावो, पी से तुम्हें याद रह जाएगा। नेशनल फ्लावर थोड़ा है लोटस, जिसको याद रखना पड़ेगा, निलंबो, ठीक है। निलंबो आप जैसे भी याद कर सकते हो। नेशनल फ्रूट हमारा मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। सो दिस इज निलंबो इज समथिंग जो भूल जाता है, तो इसको याद कर लेना, ये कहीं आ सकता है। साइंटिफिक नेम नॉर्मल तुमको पता होगा। ओके, Yes, ma'am. आइए अब जो समिट्स है वो इंपॉर्टेंट है। देखो समिट्स क्या होते हैं? समिट्स होते हैं कि बहुत सारे ग्लोबल लीडर साथ में मिलते हैं, जैसे आप मोदी जी को भी काफ़ी बार देखते होंगे। बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव कंट्री से आते हैं, एक साथ बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद वो डिस्कस करते हैं कोई मेजर इशू, जैसे कि मान लो बहुत ज़्यादा ओजोन डिप्लीशन है। वो साथ में बैठे, उन्होंने पूरा डेटा देख के लगाया कि हाँ ओजोन डिप्लीशन बहुत ज़्यादा है, तो चलो हम इंडिविजुअली कंट्री ये कसम खाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंट्री है एक्स, अंशुल की कंट्री है वाई, तो मैंने बोला मेरी कंट्री है अंडर डेवलप, तो मैं अगले 10 सालों में ओजोन डिप्लीशन का जो पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं उसको इतना % डिक्रीज कर दूंगी। अंशुल की कंट्री ऑलरेडी डेवलप है, तो वो कह रहा है मेरी डेवलप कंट्री है तो मेरे ज़्यादा यहाँ पोल्यूशन होती है, ज़्यादा इंडस्ट्री है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 10% डिक्रीज कर रही हूँ, वो अपने कंट्री से 5% डिक्रीज करे। तो ऐसे ही कंट्रीज डिसाइड करती है वो कैसे पॉल्यूशन या कोई भी प्रॉब्लम को कंट्रोल करेगी, और फिर वो एग्रीमेंट साइन कर लेती है कि हाँ भाई 10 सालों में 15 सालों में हम इतना कम कर देंगे, ठीक है। तो ये समिट्स होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं, अलग अलग उनके पर्पस होते हैं, तो तुमको ये याद करने पड़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। जितना एनसीईआरटी में लिखा है वो तो मेजरली इंपॉर्टेंट है। ये वो पार्ट है बायो का जो आपको आपकी पूरी लाइफ में जितने एंट्रेंस एग्जाम दोगे हमेशा आएगा। इकोलॉजी हर जगह आएगी, कोई भी पेपर देने चले जाना ये पार्ट जरूर आएगा, तो इसको ध्यान से करना। तो तुमको सिर्फ एनसीईआरटी वाले याद करने हैं लकीली। पहला अर्थ समिट, एक सेकेंड, ओके। सो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, भाई डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेट्स मत भूलना। तो अर्थ समिट हुआ 1992 में, ठीक है। कहाँ पर हुआ ये? रियो दी जेनेरियो। कहाँ पर है ये? इन ब्राजील। ब्राजील, ठीक है। अगर तुमको याद है जब नीट का पीवाईक्यू हम कर रहे थे तब ये आया था क्वेश्चन, कहाँ पर हुआ था ये, यस ठीक है। मैम। अब इसका एजेंडा क्या होता है? इसका एजेंडा था, क्या पर्पस है इनका? इट अकर टू मेक एप्रोप्रिएट स्टेप फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो अर्थ समिट का पर्पस था नेचुरल रिसोर्सेज। याद रखना इसका पर्पस क्या था, ये इसका पर्पस है। तो ये इसलिए हुआ था कि सारी कंट्री एक साथ बैठ के ये डिसाइड करें कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम है, इसको कैसे हम बचा सके, कंजर्वेशन मतलब बचाना, और कैसे इसको सस्टेनेबल यूटिलाइज करें, मतलब कि ढंग से यूज करें। ये कहते हैं ना सस्टेनेबल यूज, ढंग से यूज करें, राइट। तो यही उनका एजेंडा था। क्लियर? Ma'am. बहुत बढ़िया, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स है, ये पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना डेटा बहुत है। उसके बाद हुआ वर्ल्ड समिट, इसके बीच में बहुत सारे हुए हैं, कोई एंट्रेंस बुक निकालोगे तो बहुत मिलेंगे, तुमको जितने करने करो, लेकिन ये ज़रूर करके जाना, ठीक है। वर्ल्ड समिट हुआ 2002 में। तो लास्ट तो अभी भी 2-2 चल रहा है ना, होल नंबर अपना चल रहा है, इवन नंबर चल रहा है, होल नंबर तो सारे ही होते हैं। खैर, वर्ल्ड समिट हुआ जॉन्सबर्ग में, ये कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, है ना। और इनका पर्पस क्या था?
बायोडाइवर्सिटी का लॉस को डिक्रीज करना इनका पर्पस था। और कब तक इन्होंने एजेंडा लगाया था कि 2010 तक हम बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो है वो रिड्यूस कर देंगे। कितनी कंट्रीज ने प्लेज किया था, मतलब कसम खाई थी? कितनी ने खाई है? 190 कंट्रीज। ठीक है, याद रह जाएगा इतना? Yes, ma'am. गुड। अगर फिर भी है तो छोटा सा इसका चार्ट बना लेना। अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट जरूर बनाना, क्योंकि एनसीईआरटी देती है ये। सारी कंट्रीज का नाम याद करने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, ओके आओ। अब हम कहते हैं स्टेबल इकोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होती है। इससे हम कह रहे हैं ये फॉरेस्ट है, लेट्स से फॉरेस्ट। कोई नाम दो इस फॉरेस्ट को फटाफट। Amazon forest. Amazon. Amazon. कोई क्रिएटिव नाम दो बे। अमेज़न तो पता ही है मुझे। फॉरेस्ट, बड़े बड़े बोर हो गए हो। ओके, फॉरेस्ट बबूचा। और सम रीजन मुझे एक पिक्चर याद आ रही है जिसमें जावेद जाफरी बहुत लंबे से वो होते हैं, वो टापू पे चले जाते हैं जहाँ पे सब छोटे लोग रहते हैं, छोटे हाइट की, इतने छोटी छोटी सी। और वहाँ पे एक विलन होता है जिसका नाम शायद बबूचा था, क्योंकि मेरे दिमाग में वो आ रहा है। देखिए किसी ने कुछ जजंतर Yes, ma'am. मंत्रम। वाह, अभी एजेंडा पूछा था वो पता नहीं था। जब मंत्रम मंत्रम याद है, जो मेरे जमाने में बच्चे की मूवी थी है। इन्हीं बातों पे दिल करता है पीट दूं। हाँ, तो फॉरेस्ट बगूचा में हम, जब हम फॉरेस्ट बगूचा में गए तो हमें क्या देखा कि मस्त स्टेबल है। हमने कहा कि ये मेरे को फॉरेस्ट बगूचा में मिल रही है स्टेबल इकोलॉजिकल कम्युनिटी है। कम्युनिटी क्या होती है? ग्रुप ऑफ Group of organic population. Population. can interbreed or not? No, ma'am. हम एक कम्युनिटी में रहते हैं ना, वहाँ पे जानवर भी रहते हैं, है ना, वहाँ पे इंसान भी रहते हैं, मच्छर भी रहते हैं। रिप्रोड्यूस थोड़ी कर सकते हैं आपस में, पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस कर सकती है ना। हाँ, यस। सो स्टेबल इकोलॉजिकल कम्युनिटी। अब क्वेश्चन ये है, मेरे को कैसे पता स्टेबल है? मैंने ऐसे क्या देख लिया स्टेबल है? ऐसे झूले थोड़ी झूल रही थी वो, तो हमें पता कैसे चलता है? तो कोई भी कम्युनिटी स्टेबल तब कहलाती है जब उसके पास एक खूबसूरत से फीचर दिखाई देते हैं, ये वाले। ठीक है, इन्हीं फीचर्स की हम बात करेंगे, साफ कर लेते हैं इनको। कौन है ये? इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज, यस। तो हमने कहा स्टेबल कौन सी है? पहला फीचर है कि इट शो रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीशी। एलियन स्पीशी मतलब Foreign species. बाहर वाली। वाह, एक इंग्लिश वर्ड के बदले में दूसरी वाले इंग्लिश वर्ड ले हैं। कोई भी बाहर से स्पीशी आई है उसके लिए रेजिस्टेंट है, उसको सर्वाइव नहीं करने देती। जैसे फॉरेस्ट बगीचा में तुम बाहर से नए पौधे ले आए, नए एंजियोस्पर्म्स लाए थे, तुमने लगा दिए यहाँ पे, ग्रो ही नहीं कर पाए। ना मिट्टी ने सपोर्ट किया, ना वहाँ के एनवायरनमेंट में सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ऑलरेडी प्लांट ले रहे थे उन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया उसको, या वहाँ के जो एनिमल्स थे उसने उसको ग्रो ही नहीं करने दिया, पहले ही कुचल दिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस होना चाहिए एलियन स्पीशी इन्वेजन के लिए। इन्वेट ना करने देखो, चलो इन्वेजन वर्ड रहने देती हूँ मैं, डरावना है। तो पहली चीज तो रेजिस्टेंस शो करे, उसके बाद रेजिस्टेंट भी शो करे और रेजिलिएंट भी शो करे टू डिस्टर्बेंसेस। देखो डिस्टर्बेंसेस है नेचुरल डिजास्टर, वो तो होने हैं। ठीक है, आग तो जंगल में लग जाएगी अपने आप, बारिश होगी तो बाढ़ भी आ सकती है आराम से। ठीक है, हरिकेन्स भी आ सकते हैं, ये चीजें रोकी तो नहीं जा सकती, नेचर है। लेकिन जो फॉरेस्ट है ये तो एक तो वो थोड़ी रेजिस्टेंस शो करे। जैसे कि बहुत तेज हवाएं चल रही है, अब फॉरेस्ट में लगे हुए बड़े बड़े पेड़, तो जब बहुत तेज हवाएं चलेंगी और बड़े बड़े पेड़ होंगे तो क्या जो टॉप सॉइल होती है हमारी, जिसको हम कहते हैं ह्यूमस, वो उड़ जाएगी या रह जाएगी? मैम उड़ जाएगी। अगर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और वहां पे बहुत तेज आंधी चलती है तो नहीं पहले तो उड़ेगी। माइक बंद कर। तो जब बहुत तेज आंधी चलेगी ना, बेशक मिट्टी उड़ेगी, ऐसा नहीं उड़ेगी, लेकिन बाहर नहीं जाएगी फॉरेस्ट से, क्योंकि पेड़ों से टकरा के वहीं रुक जाएगी। तो इसलिए बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं एक सिस्टम को, एक मिट्टी को ठहराव रखते हैं। इसलिए जब पेड़ कटते हैं तभी पहाड़ खिसकते हैं ना, क्योंकि पहाड़ों को शेप दे रखी थी पेड़ों ने अपनी जड़ों से। तुम पेड़ उखाड़ो तो पहाड़ खिसक के जाएंगे, राइट? इसलिए होता है। आप कहीं भी देखो, जैसे चलो मैं जगह का नाम नहीं बोलूंगी फिर ऑफेंड हो जाएगी जनता। दूसरी, अच्छा अगर वो रेजिस्टेंट नहीं है तो थोड़ी रेजिलिएंट तो हो। रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है कि उससे हील कर पाए। मान लो कि बहुत ज्यादा तूफान आ गया और बाढ़ ही आ गई, अब पेड़ भी क्या करे, सबको तो नहीं रोक सकता ना, बाढ़ के पानी के साथ तो बह जाएगी चीजें। लेकिन पेड़ फिर भी जितनी मिट्टी रोक सकता है उतनी तो रोक के रखेगा। तो जब बाढ़ चली जाएगी तो धीरे धीरे वो एरिया दोबारा से हील करने लग जाएगा। अगर वहाँ पे जानवर है, अगर वहाँ पे पंछी है, अगर वहाँ पे पौधे हैं,
तो वो अपने आप को हील कर लेंगी। अगर वहाँ पे कोई भी नहीं बचा तो वो ज़्यादा हील नहीं हो पाएगी। तो रेजिलिएंट का मतलब है पोटेंशियल होना खुद को हील करने की। तो रेजिस्टेंट मतलब मैं अपने पे बीमारी आने ही नहीं दे रही, मैं बाहर जा ही नहीं रही, मैं प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में हूँ। और रेजिलिएंट का मतलब है कि मुझे बीमारी हो गई लेकिन अब मैं उससे हील करने की क्षमता रखती हूँ, मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है। तो कोई भी इकोलॉजिकल कम्युनिटी स्टेबल होती है जो रेजिस्टेंस एंड रेजिलिएंट डिस्टर्बेंसेस के खिलाफ शो करे। ये बात क्लियर है? यस मैम। ये है नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस एंड रेजिलिएंस। याद रखना, रेजिस्टेंट रोकना, लिख लो कहीं, रोकना, और रेजिलिएंट हील कर जाना। उसके बाद थर्ड पॉइंट, लीस्ट ईयर टू ईयर वेरिएशन इन प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। बायोमास क्या हुआ? एक फॉरेस्ट है, ठीक है। फॉरेस्ट ने क्या क्या करता है? फॉरेस्ट करेगा फोटोसिंथेसिस, करेगा, ऑक्सीजन बनाएगा, यस मैम। बनाएगा। फॉरेस्ट हमारे लिए फूड भी तो बनाएगा ना, रोटी भी तो बनाएगा, कितनी सारी रोटी बनाएगा, ठीक है। उसकी प्रोडक्टिविटी है, वो सॉइल बनाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी है, दूसरे जानवरों के लिए खाना भी तो बनाता है ना वो। तो ये सब उसकी प्रोडक्टिविटी है, बायोमास बना रहा है, एक तरह से लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। तो ईयर टू ईयर वेरिएशन कम होनी चाहिए। जैसे कि मान लो 2001 में मैंने देखा कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन थी बहुत ज़्यादा, 2010 में मैंने देखा और ऑक्सीजन प्रोडक्शन 50% कम हो गई, ठीक है। मैंने 2015 में आके देखा कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन 40% कम हो गई। वेरिएशन तो बहुत ज़्यादा होगी ना ये। देखो, हो सकता है इस साल बारिश हुई है, नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा बारिश ना हो, पर ऐसा तो ना हो ना इस साल बारिश हुई है अगले साल बारिश ही ना हो, सूखा पड़ जाए। तो लीस्ट ईयर टू ईयर वेरिएशन होनी चाहिए कि जैसा मौसम है ना उस एरिया में, उस फॉरेस्ट में, हर साल थोड़ा वैसा ही मौसम रहे, बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना आए, सर्दी में सर्दी हो, गर्मी में गर्मी हो। तो जब लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन होती है तो वो सिस्टम स्टेबल रहता है। जब वहाँ पे उस फॉरेस्ट में रेजिस्टेंट और रेजिलियंस शो करते हैं डिस्टर्बेंसेस को, तो भी सिस्टम स्टेबल रहता है। और एलियन स्पीशीज को नहीं वहाँ पर सेटल होने देते, तब भी एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी स्टेबल रहती है। तो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि इकोलॉजिकल कम्युनिटी को स्टेबल रखने के लिए क्या 3 पॉइंट होने चाहिए। ये 3 पॉइंट होने चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? यस मैम। आओ, उसके बाद 2 कॉन्सेप्ट आए थे स्टेबिलिटी समझाने के लिए, डेविड टिलमैन और रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। याद करो, टिलमैन ने क्या कहा था? उसने कहा था जहां पर भी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा हो, देखो टिलमैन और पॉपर ने एक ही बात करी थी, ठीक है। टिलमैन हमने याद करा था ना, स्केरी ग्रो से एक स्टिलमैन खड़ा हुआ है खेतों में। तो इसने कहा था, उसने बहुत सारे खेत ऑब्जर्व किए थे और उन्होंने कहा था कि जहां पर भी वैरायटी ज्यादा है, जहां पर भी डाइवर्सिटी या वैरायटी ज्यादा है प्लांट्स की, वहां पर वो सोसाइटी, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी स्टेबल भी ज्यादा है। उन्होंने कहा था जितनी वैरायटी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी। इसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा। रिवर्ट पॉपर ने क्या समझाया? रिवर्ट पॉपर ने समझाया कि अगर डाइवर्सिटी धीरे धीरे से डिक्रीज होती जाएगी तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। उसने कहा था कि एक प्लेन है, एरोप्लेन बनाया था हमने, अगर तुमको याद भी हो। उसने कहा था एक एरोप्लेन है, वो बढ़िया से उड़ सकता है ना, पंख वंख है उसके, आराम से उसके ऊपर इंजन लगे हैं। उसने कहा उसके ऊपर बहुत सारे स्क्रू लगे हैं। तो ये जो प्लेन है ये हमारा इकोसिस्टम है और उसके ऊपर जो स्क्रू लगे हैं वो हमारा, उसको हम कहते हैं रिवेट, और ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज। उसने कहा कुछ स्पीशीज एक्सटेंड कर दो, मान लो यहाँ से एक आध स्पीशी चली गई, एक आध स्क्रू निकाल लो, कोई बात नहीं, प्लेन तब भी उड़ जाएगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब स्क्रू इतने ज्यादा निकल जाएंगे कि प्लेन अनस्टेबल हो जाएगा, तो फिर प्लेन क्रैश हो जाएगा। उसी तरीके से अगर स्पीशी एक्सटेंड होती रही तो टाइम आएगा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाए। एक बात तो उन्होंने ये बोली थी, समझ आई? मोर डाइवर्सिटी मीन्स मोर स्टेबिलिटी। दूसरी बात उन्होंने बोली थी, ये भी मैटर करता है कि कौन सी स्पीशी एक्सटेंड हो रही है। कोई इंसेक्ट एक्सटेंड हो रहा है, शायद इतना फर्क ना पड़े, लेकिन तुम किसी जंगल से शेर एक्सटेंड कर दो, शेर एक्सटेंड कर दोगे तो उसके जितने प्रे है उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी, डियर की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी, सारी ग्रास खत्म हो जाएगी वहां पे, तो बाकी हर्बीवोर्स क्या खाएंगे, राइट? तो ऐसी वाली स्पीशी जो बहुत जरूरी है, अगर तुम उसको हटा दो तो इकोसिस्टम जल्दी कोलैप्स होता है। जैसे कि इस प्लेन में अगर मैं इंजन यहाँ पर लगाए, मैं इसके स्क्रू निकाल दूं, प्लेन थोड़ी उड़ जाएगा, फिर प्लेन तो जल्दी क्रैश हो जाएगा। तो इकोसिस्टम ज्यादा जल्दी खराब होता है अगर उसकी इंपॉर्टेंट स्पीशी पहले एक्सटेंट हो जाए। तो कीस्टोन स्पीशी इंपॉर्टेंट है। अब कीस्टोन स्पीशी की डेफिनेशन आती है, तो ये लिख लेना, ठीक है। तो मेजर स्पीशी एक इकोसिस्टम में जिसके एक्सटेंट होने से उसके साथ बहुत सारी स्पीशी ऑटोमेटिकली एक्सटेंट हो जाएगी और इकोसिस्टम जल्दी से कोलैप्स हो जाएगा। ओके, जैसे कि लायन या टाइगर,
इसलिए हम उसे कहते हैं जंगल का राजा। ऐसे क्यों कहते हैं जंगल का राजा? उसने सारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखा है। अगर वो ना हो ना तो मतलब तबाही मच जाएगी उसके बिना। समझ आया? Yes, ma'am. मैम Yes. अब देखो ये बात ही थी। अब स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड हमने मैप के फॉर्म में किया था। किसी को थोड़ा थोड़ा याद है ये? यस हमें थोड़ा सा डेटा याद करना था, है ना? तो हमने इसको कैसे किया था मैं तुम्हें बस रिकॉल करा रही हूँ, उसके बाद तुम पढ़ तो लोगे ही। देखो हम गए थे सबसे पहले कोलंबिया। कोलंबिया में हम गए थे कॉफी पीने, है ना? कॉफी वहां से पी, फिर हमने कहा बहुत कॉफी होगी, चलो अब चलते हैं न्यूयॉर्क, तो व्हाइट वाला। न्यूयॉर्क पे जाके बिल्डिंग्स देखते हैं। जब हम न्यूयॉर्क, इसी ऑर्डर में जाना हमने, कोलंबिया फिर न्यूयॉर्क। फिर जब हम न्यूयॉर्क गए हमने बहुत बिल्डिंग्स देखी, फिर हमारा मन किया कि चलो यार अब थोड़ी हरियाली देखते हैं, बहुत लाइट्स हो गई। तो हरियाली देखने के लिए हम लोग ग्रीनलैंड गए, लेकिन वहां पे धोखा हो गया। क्या धोखा हुआ हमारे साथ? स्नो थी वहां पे। ग्रीनलैंड में तो स्नो थी। अरे यार इसमें बहुत चीनी है। तो ग्रीनलैंड में बहुत स्नो थी, हमारे साथ हो गया धोखा। और जब दिल टूटता है तो इंसान कहाँ आता है? इंडिया अपने घर। भारत में हाँ बेटा, अपने घर आता है, अपने रूम में जाके बढ़िया से रोता है। पूछो जतिन से। माइक बंद कर ले मनीषा, ये तो तू पढ़ा ले बेटा। तो वापस आ गए इंडिया में। यही ऑर्डर करा था ना हमने, कोलंबिया में कॉफी पी, न्यूयॉर्क में लाइटें देखी, ग्रीनलैंड में दिल टूटा, इंडिया में हम वापस आ गए। इसी ऑर्डर में जब हमने किया तो हम आगे चले गए और हमने इससे डेटा याद कर लिया। डेटे में क्या याद किया? क्योंकि कोलंबिया इक्वेटर के पास है, जो इक्वेटर के पास है उसके पास ज्यादा सनलाइट आती है। तो बर्ड की स्पीशीज की बात हुई थी यहाँ, क्योंकि हम जा रहे हैं ना हर जगह। तो इमेजिन करो प्लेन से जा रहे हो तो बर्ड इमेजिन करो। तो वी आर टॉकिंग अबाउट बर्ड हियर। बर्ड का डेटा है कि सबसे ज्यादा बर्ड की स्पीशीज आपको कोलंबिया में मिलती है। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना हम हिंदुस्तानी है तो हम इंडिया में ज्यादा बोलेंगे, ऐसा नहीं है। कोलंबिया में है ज्यादा, उससे थोड़ी सी कम हमारे पास इंडिया में है। बाकी न्यूयॉर्क में जाओ तो थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग ज्यादा है। और ग्रीनलैंड में जाओ वो तो इतना ठंडा एरिया है, तो वहाँ पे तो और कम हो जाएगी ना। तो तुमको एग्जैक्टली नंबर याद नहीं रखने, तुम्हें ऑर्डर याद रखना है कि डाइवर्सिटी बर्ड्स की कहाँ ज्यादा थी, कोलंबिया में। सबसे कम कहाँ थी, ग्रीनलैंड में। ठीक है, और मिडिल में कहाँ पड़ रही है तुम्हारे पास, इंडिया में। समझ आई? यस Yes. Yeah, man. एक सीक्वेंस में याद रखोगे तो थोड़ा बहुत याद रह जाएगा। अब ट्रॉफिक में डाइवर्सिटी क्यों ज्यादा होती है भाई? सनलाइट ज्यादा पड़ती है, बढ़िया सनलाइट पड़ रही है। ठीक है, सनलाइट ज्यादा पड़ेगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, बादल ऊपर जाएंगे, बनेंगे, बारिश होएगी तो और फसलें उगेंगी, तो डाइवर्सिटी तो ज्यादा होगी ना। अच्छे खासा मौसम मिलते हैं यहाँ पे 4। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। अब थ्रेट टू एक्सटिंक्शन में हमें एक पॉइंट याद करना था कि किस स्पीशी को सबसे ज्यादा खतरा है मरने का। नीट पूछती है ये सवाल, ये आते हैं आपको एमसीक्यू में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको कितनी वाहियात स्टोरी से याद किया था, याद है तुम्हें? यस एक मैम लड़का है जो कहा पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, लड़के का नाम क्या है? नाम चेंज करेंगे हम, नाम बताओ चिंटू। जल्दी। चिंटू। किसने बोला ये? मैम हेमराज। ठीक है, लड़के का नाम है हेमराज। चिंटू के पापा हेमराज हैं। तो हेमराज जी पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, जब वो पतंग उड़ा रहे थे तो उनकी पतंग की वो कहते से मांझे से पंछी को लगी चोट। पंछी गया गिरा किस पे? मेरे पे नहीं गिरा साक्षी ना। मारोगे ना तुझे। नाम कैसे ले रही है, इतनी खुश हो गई है? कौन थी? पतंग गिरी हमारी मोहिनी पे। ठीक है, यार मोहिनी अब बुरा ना मान जाए कि मैंने मोहिनी गई, मेरे को कैसे कह दिया मैम ने, यार तुम मेरे को ही ले लो, मेरे पे गिरा लो। अब मैं थी घर पे मम्मी ने पराठे खिला के कर दिया मुझे गोलगप्पा। तो जब मैं गिरी, किसके ऊपर गिरी? मैं पेड़ के ऊपर गिरी। अब ये पेड़ कैसा है? क्रिसमस वाले ट्री है ये। ठीक है, तो ये जो क्रिसमस ट्री के ऊपर जब मैं गिरी तो मैंने पेड़ गिरा दिया। देख लो मेरी ताकत, मैंने पेड़ गिराया। और पेड़ बेचारा किस पे जाके गिरा? Frog. मैम फ्रॉग। है ना, फ्रॉक पे गिरा ना। तो फ्रॉक्स का क्या हो गया होगा? कुचुमड़ा बन गया उसका। तो कुचुमड़ा बन गया उसका। आंखें ऐसे ऐसे रोल हो रही है उसकी, और मुझे ऐसे देख रहा है वो कि उस साइड नहीं गिर सकती थी तू, इधर क्यों गिरी मुझ पे? है ना। अब इसको हम रिवर्स ऑर्डर में याद करेंगे कि सबसे ज्यादा खतरा किसको है एक्सटिंक्शन का? एम्फीबियंस को है। याद रखना, एम्फीबियन को सबसे ज्यादा खतरा है। डिड्डू देख लो, एम्फीबियन देख लो, हो सकता है निकल ले। एम्फीबियन को सबसे ज्यादा खतरा है 32%। फिर पीछे जाओ, क्रिसमस ट्री इज अ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, प्लांट किंगडम कभी देखा होगा तो पता होगा। 31% इनको खतरा है। देखो ज्यादा फर्क नहीं है ना, 31 32। देख रहे हो ना, पौधों प्लांट्स में जिम्नो। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, प्लांट्स में सबसे ज्यादा खतरा किसको है? जिम्नोस्पर्म। एनिमल में किसको है? वर्टिब्रेट पूछेंगे, एम्फीबियंस।
उसके बाद आते हैं मैमल्स 23% और लास्ट में आते हैं एप्स दैट इज 12%। इतना ही डेटा दिया है, इतना ही याद करना है, हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसी कहानी जब बार बार रिकॉल करोगे तभी याद आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अब आते हैं 4 इविल कॉर्पोरेट। बेसिकली ये वो 4 चीजें हैं जिसने तबाही मचाई है। तो हम कहते हैं स्पीशी की डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, किन रीजन से खत्म हो रही है? मनुष्य की वजह से खत्म हो रही है, ठीक है, हम सबकी वजह से। लेकिन इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि 4 मेन रीजन है। स्कूल में ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, ये हेडिंग के बिना लिख के आओगे कहते कोई नंबर नहीं मिलेगा। हर हेडिंग में डेफिनेशन होनी चाहिए और एग्जाम्पल होना चाहिए, उसके बिना नंबर नहीं मिलेगा, मैं पहले बताऊं। तो ये बिल्कुल बना बनाया आंसर है तुम्हारी एनसीईआरटी में। बहुत ही बेवकूफ होंगे तुम जो इसको करके नहीं जाओगे, लिख के प्रैक्टिस करके जाना है इसको। डेफिनेशन एग्जाम्पल विद हेडिंग, डेफिनेशन एग्जाम्पल विद हेडिंग बना के, समझ आई? और क्या नाम है अपना, नीट के पर्सपेक्टिव से इससे हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है, मुबारक हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो जब बहुत गर्मी होगी, जैसे आ ही रही है, तो तुम देख ही सकते हो अब गर्मी आ रही है, तो जब गर्मी आती है तो क्लास में एंटर होते हैं। तो यार ऑनलाइन क्लास है ना, एग्जाम्पल सेट नहीं बैठता। जैसे क्लास में एंटर होते हो, बहुत गर्मी होगी, तो सबसे पहले क्या चलाने को बोलूंगी? Fan. बेटा इतनी गर्मी में पक्का तो चल ही रहा होगा। AC. एसी। तो मैं ऐसे इमेजिन करो हम सब करोड़पति हैं, राजे महाराजे, हम सब महल में पढ़ते हैं हम सारे, ठीक है। एटलीस्ट इमेजिनेशन में तो खुद को इमेजिन कर लो। इमेजिनेशन में पक्का ही चल रहा है तेरा, एसी नहीं चला सकती तू? एसी मैं बोलूंगी, हो एसी चलाओ। याद है तुमको बहुत गर्मी में जब मैं आऊंगी, क्योंकि मैं ऐसे ही करती थी ऑफलाइन क्लासेस में कि हो पहले तुम भाई पता नहीं बच्चे इतनी गर्मी में बैठे क्यों होते थे। वो अपना बातें कर रहे हैं, वो भूल चुके हैं कि अंदर बहुत गर्मी, और वो अंदर ही है ना इंस्टीट्यूट को, तो उनको गर्मी नहीं लग रही है। लेकिन मैं बाहर से आ रही हूँ तो मेरी स्वेटिंग हो रही होती थी, बच्चे आराम से बैठे होते। बस बोलती हे भगवान एसी चलाओ भाई, निकल जाऊंगी मैं। तो वेन एवर आई एंटर इन टू क्लास आई ऑलवेज से हो, HO हो एसी, दैट्स हाउ वी रिमेंबर HOAC, होएक। H स्टैंड फॉर हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। पहला रीजन बायोडाइवर्सिटी खत्म होने का, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। मेजर रीजन यही है, कोई पूछ ले मेजर रीजन इन चारों में से यही है। सेकेंड इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड इज एलियन स्पीशी इन्वेजन, फोर्थ इज को एक्सटेंशन, ठीक है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन क्या था? अरे हो के चले गए? मैम है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन क्या था बेटा? बढ़िया से जंगल था चंडीगढ़, उसके बीच में पहाड़ थे बढ़िया वाले, फिर शिमला आता था, हम ऐसे काट के जाते थे। फिर किसी दिन किसी ने सोचा बीच में से पहाड़ काटेंगे हम, कह रहे सारा हैबिटेट ही तोड़ देंगे इनका, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अपने अच्छे अच्छे रास्ते बनाने के चक्कर में हमने वो जंगली जो रास्ता था उसको काट दिया। तो वहां पे जो रह रहे थे उनका हैबिटेट, उनका घर था ना, हैबिटेट मीन्स घर, कौन कौन कर रहा है मुझे, हैबिटेट मीन्स घर, उनका घर तो चला गया। जिसका घर चला गया, पहले वो उनका घर ऐसे था, मस्त रह रहे थे यहाँ पे, अब मैंने बीच में रास्ता बना दिया ना, तो ये जो जगह था फॉरेस्ट का वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, यानी कि फ्रेगमेंट हो गए उनके घर के। तो उनका घर हमने तोड़ दिया और हिस्सों में तोड़ दिया, तो उसको हम कहते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सबसे ज्यादा आजकल ये होता है, स्पेशली पहाड़ी जितनी भी अवेलेबल हो गई है ना लोगों के ट्रेवल के लिए, इट इज बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हमने अपने ट्रेवल के लिए नेचर का बहुत नुकसान किया। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस यही होता है, क्योंकि तुमने जो घर तोड़ दिया वो इंसान कहाँ रहेगा ना, वो जानवर कहाँ जाएगा, फिर वो हाईवे पे आ जाता है, फिर वो गाड़ियों के नीचे आता है, फिर लोग कहते हैं हमारे घर में आ गया, तो तुमने उनका घर भी तो खा लिया ना, तो घर ही आएंगे, अब वो भी क्या करे, खाना नहीं मिलता उन्हें, राइट। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी रिसोर्स है तुम उसको बहुत ओवर एक्सप्लॉइट कर लो तो फिर वो एक्सटेंट ही होगा। तमीज से टिम्बर ले लेते हैं, लेकिन नहीं, हम तो टिम्बर के सारे सारे पेड़ काट डालेंगे, तो फिर वो उसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, तब भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। थर्ड इज एलियन स्पीशी इन्वेजन, कि कोई बाहर की स्पीशीज ही तुमने यहाँ पर लिया। एलियन स्पीशी इन्वेजन का प्रॉब्लम क्या है? मान लो वाटर हाइकिंग। अरे नहीं, मैं तो कुछ 2 एग्जांपल दे रही थी रे। मान लो तुम मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमका एंट्रेंस देना, तुम फिल्टर हो जाओगे उसमें से, फिर आधे बच्चों को मेडिकल सीट्स मिल जाएगी, ठीक है। कंपटीशन हुआ ना फिल्ट्रेशन का, तो तुमको फिल्टर करने के लिए क्या था? एंट्रेंस एग्जाम, राइट। एंट्रेंस एग्जाम ने तुम्हें कंट्रोल कर रखा था कि सब डॉक्टर नहीं बनेंगे भाई, कुछ हमें साइंटिस्ट भी चाहिए, हमें टीचर्स भी चाहिए, हमें आर्टिस्ट भी चाहिए, तुम इनमें से बनेंगे वो, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया। मान लो बाहर से कोई बच्चा आया और ऐसा लॉ हो जाए कि जो बच्चा फॉरेन से आया वो सीधा MBBS में एडमिशन ले सकता, उसको कोई एंट्रेंस नहीं देना, ठीक है। अब बताओ जो वो बच्चे हैं वो सारी मेडिकल सीट खा जाएंगे, Yes, Yeah, ma'am. yeah, ma'am. यस मैम। Yeah. है ना? क्योंकि क्यों खा जाएंगे? फॉरेन से आए हैं। कंपटीशन नहीं है।
क्योंकि उनके लिए कोई नहीं था उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, कोई नहीं था ना उनके एडमिशन को रोकने के लिए, राइट। ये रोल होता है प्रीडेटर का एक सोसाइटी में। कोई भी किसी का भी प्रीडेटर है ना नेचर में, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रीडेटर ना हो ना तो प्रे की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है। तो कहीं पे भी कोई भी इकोसिस्टम है, पानी है, पानी में मछली है, छोटी मछली को खाने के लिए बड़ी मछली है, बड़ी मछली को खाने के लिए और बड़ी मछली है, ये तो नेचर ने डिजाइन कर दिया। अब इस पानी में तुम बाहर से कोई मछली ले आओ, जो तुम बाहर से मछली लेकर आए उससे सारी मछलियां डर रही हैं, उनको पता नहीं ना इसको खाए ना खाए, ठीक है। इससे सारी डरती रहेंगी तो इसने क्या किया, पानी की ऑक्सीजन भी ले ली, अपनी पॉपुलेशन भी बढ़ा ली, बाकी मछलियों का खाना भी खा लिया, तो बाकी मछलियां परेशान होगी ना। इसे हम कहते हैं एलियन स्पीशी इन्वेजन, कि बाहर की स्पीशी आई, हमारे पानी में मजे से रह ली, और वहां की जो स्पीशी थी उनका खाना खा लिया, ऑक्सीजन छीन लिया, उनका घर बार सब छीन लिया, ठीक है। तो इससे जो नॉर्मल वहां पे स्पीशी रहती थी मछलियों की, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज नोन एज एलियन स्पीशी इन्वेजन। ऐसे फिर फॉरेन से सारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, तुम निकल ली, ठीक है। तो इसे कहते हैं एलियन स्पीशी इन्वेजन। क्यों एलियन स्पीशी आने से हमें दिक्कत होती है, क्योंकि उसका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं होता, उस पानी में कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं था, इस वजह से प्रॉब्लम हुई थी। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. भाई समझ आया या नहीं? Yes, ma'am. Yeah. अच्छा, Yes, को ma'am. एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? को एक्सटेंशन इज हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। को एक्सटेंशन इज जतिन बोले कि मैं तो नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं तो तेरे इंतजार में रह गया, तू भी मेरे साथ फेल होगी, दोनों मिलके फेल हो जाओगे, दैट इज को एक्सटेंशन। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि लड़कियां फेल नहीं होती ऐसे केस में लड़के ही फेल होते हैं। तो तुम लोग समझ जाओ कि तुम पढ़ लो, मैं बता रही हूँ, तुम इंस्टा पे स्टेटस डालते ले जाओगे, वो पास हो जाएगी, वो अच्छे नंबरों से। समझ रहे हो तुम? समझ गए? Yeah, man. ठीक है, ये मेरा सामाजिक ज्ञान था मेरे क्लास के 4-5 लड़कों के लिए जो आते हैं, ये 4-5 ही आते हैं ठीक है। तो उसे कहते हैं को एक्सटेंशन, जिसका बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है यक्का और मोथ। देखा तुमने, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन वाला चैप्टर है ना, यक्का और मोथ। हाँ, Yes, तो ma'am. मोथ यक्का प्लांट में अपने लार्वी देता है, ठीक है। यक्का प्लांट को खाते खाते उसके लार्वी बड़े होते हैं, और जब मोथ उसके ऊपर आता है तो उसके पोलन लेके दूसरे प्लांट पे चला जाता है, तो पॉलिनेशन में मदद करता है। अगर मोथ मर गए, यक्का प्लांट में पॉलिनेशन नहीं होगा, वो भी मर जाएगा। और अगर यक्का प्लांट एक्सटेंट हो गए तो मोथ अपने बच्चे नहीं दे पाएगी, तो वो भी एक्सटेंट हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों के बीच में इतना प्यारा रिलेशनशिप है कि तुम एक को मार दो, दूसरा ऑटोमेटिकली मर जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो को एक्सटेंशन। तो जब भी कोई स्पीशी जाती है ना नेचर से, उसके साथ और भी स्पीशी चली जाती है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती है, ठीक है। मजे Yes, ma'am. आइए फिर आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ, अरे अब तुमने इतना बर्बाद कर दिया तो कंजर्वेशन भी तो होनी चाहिए ना उसकी। कंजर्वेशन मतलब बचाओ, बचाना. बचाओ। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके रीजंस क्यों बचाए, मैं क्यों बताऊं? 3 रीजन है। उन्होंने कहा तुम इतने डीट हो इंसान, हम तुमको 3 रीजन देते हैं कि तुम बचाओ इन्हें। पहला रीजन है बहुत ही सेल्फिश, ठीक है। तो जो बहुत सेल्फिश होते हैं, ज्यादा किसी के लिए नहीं सोचते, हम उन्हें क्या बोलते हैं, नैरो माइंडेड कहते हैं। Yes, ma'am. तो इसके लिए हम बोलेंगे नैरोली यूटिलिटेरियन, ठीक है। तो नैरो माइंडेड से हम याद रखेंगे जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, और जो से यहाँ मतलब है हमारा इंसान। तो इंसान सिर्फ अपने मतलब से सोचे कि मुझे नेचर को क्यों बचाना है, क्योंकि मुझे उससे मिल रहा है सारा रिसोर्स, उससे मैं टिम्बर लेता हूँ, अपने बिजनेस में मैं फर्नीचर बनाता हूँ, लोगों को करोड़ों में बेचता हूँ, मैं करोड़पति हो रही हूँ, ठीक है। तो मेरा फायदा है, मैं कोल पेट्रोलियम यूज कर रही हूँ, मेरा पावर प्लांट चल रहा है, बढ़िया से पैसे कमा रही हूँ, तो मैं अपने फायदे के लिए नेचर को बचाना चाह रही हूँ। तो ये मेरी नैरो माइंडेडनेस भी एक रीजन है नेचर को बचाने के लिए, पहला रीजन। दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन के अंदर होगा थोड़ा सोशल वर्क। जैसे अंशुल कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता, मुझे ऐसा लगता है कि इकोसिस्टम को भी तो पूरा बचाना है ना। सोचो इकोसिस्टम कोलैप्स हो गया, अब हमारे घर में बाढ़ आती चली जा रही है, तो मैं पैसों का क्या करूंगा, पैसों की किश्ती में थोड़ी सवार हो जाऊंगा, वो तो बिक जाएगी। तो वो कह रहा है इकोसिस्टम के पर्सपेक्टिव में सोचते हैं कि अगर बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई, इकोसिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा, तो हम भी नहीं रह पाएंगे। तो ये थोड़ा ब्रॉडली सोच रहे हैं, ब्रॉड माइंडेड है ये पूरे इकोसिस्टम के बारे में सोच रहे हैं। तीसरा है एथिकल आर्गुमेंट। एथिकल आर्गुमेंट वो वाले जनता है जैसे होगी हमारी प्रतिभा को लेते हैं। एथिकल वाली कह रही है कि तुम ऐसे कैसे मार दोगे जानवर को, उनके पास भी दिल है, उनके पास भी इमोशन है, तुमने मारा कैसे, तुमने पेड़ काटा तो काटा कैसे, उसको दर्द हुआ, तूने किया कैसे, ठीक है। तो अब ये वाले हिसाब से कह रही है कि एथिकल रीजन है यार, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी जीने का हक है, तो उन्हें नहीं मारना चाहिए।
तो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए 3 रीजन है। एक नैरो माइंडेडनेस जो मैं बोल रही थी, एक ब्रॉडली सोचना, इकोसिस्टम को बचाना है हमें पूरा, अंशुल सोच रहा था, और एक एथिकल आर्गुमेंट जो प्रतिभा दे रही थी कि हम नहीं मार सकते उन्हें, उन्हें भी जीने का हक है। 3 रीजन समझ आए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आगे लाल किताब, तुमसे तो हरी नहीं पड़ी जा रही। लाल किताब है रेड डेटा बुक। ये रेड डेटा बुक है बाय IUCN, मेंटेन कर रहा है। IUCN स्टैंड्स फॉर International Union for Nature and Natural Conservation. कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ये करते हो ना तुम मेरे को पता है, आधो को पता नहीं होता। इन्होंने एक किताब बनाई है जिसके अंदर वो डेटा रखते हैं, ठीक है। वो डेटा रखते हैं बहुत सारा, जिसमें से कुछ डेटा यहाँ मेंशन है। एक डेटा है कि कितनी स्पीशी एक्सटेंड हो गई है कितने सालों में, ठीक है। डेटा हमारे लिए जरूरी है, तभी तो हम किसी को बचाएंगे, पता तो चले खराब क्या है, राइट। तो तुमको ये डेटा एग्जैक्टली याद नहीं रखना, तुम्हें याद क्या रखना है। पहले तो IUCN रेड किताब दी थी IUCN ने, रेड डेटा बुक कहते हैं इसे। इन्होंने कहा कि पिछले 500 सालों में लगभग 784 स्पीशी एक्सटेंड हो चुकी है। ये नंबर मुझे खुद भी कभी याद नहीं हुआ, मुझको बस थोड़ा थोड़ा ऐसे याद है। 7 से पहले 8 आता है, पर 8 का आधा 4 होता है। और मुझे थोड़ा ऐसे याद है कि ये थोड़ा ऑड सा नंबर है, मुझे 7 बहुत ऑड नंबर लगता है, तो वैसे ऑड ही होता है, मतलब वैसे ही मुझे अजीब लगता है। तो मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा याद है, देखूंगी ऑप्शन तो समझ जाऊंगी। जो एक्सटेंड हुई है 500 सालों में, कौन सी सबसे ज्यादा एक्सटेंड हुई है ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो 500 सालों में प्लांट्स और एनिमल्स की बात करता है ये, ठीक है। इसने और कुछ नहीं बोला। प्लांट्स और एनिमल्स में सबसे ज्यादा जो एक्सटेंड हुए हैं दैट इज इनवर्टिब्रेट। तो सबसे ज्यादा जो एक्सटेंड हुए हैं, हाँ 7 के बाद 8 आता है, मैंने कुछ और बोल दिया क्या? ठीक है, हो जाता है। तो याद रखना सबसे ज्यादा जो एक्सटेंड हुए हैं पिछले 500 सालों में दैट वुड बी इनवर्टिब्रेट, उसके बाद वर्टिब्रेट और फिर पौधे। तो तुम समझ रहे हो, एनिमल जा रहे हैं पहले, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी हमारी है और एक्सटेंड भी हम ही हो रहे हैं। और इसमें कौन सा फाइलम है जो सबसे ज्यादा खतरे में है वर्टिब्रेट्स में? Amphibians. नाइस। प्लांट्स के अंदर क्या पड़ा था? Gymnosperm. ये लड़की कुछ करेगी हमारी। बेटा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी करना है, अपने को बचाना है। मेरे को प्रेजेंटेशन ही रिवाइज करने में टाइम लगा दिया, कोई ना। बायोडाइवर्सिटी बचानी है हमने, कैसे बचाएंगे? 2 तरीके हैं। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ डूबने से, 2 तरीके। एक तो मैं तुमको तुम्हारे घर आके पढ़ा दूँ, है ना, बेटा तू यहीं बैठ के पढ़ ले, तो तेरा बहुत मुश्किल है बोर्ड्स में कुछ होना, है ना। एक है हम तुम्हें वहां से निकाले और कोचिंग में बिठाएं, जैसे हम तुम्हें अभी क्लास में बिठाए हैं। एक तरह से ex-situ कंजर्वेशन में कह सकती हूँ, तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट से बाहर निकाला। इन situ में मैं तुम्हारे घर आके पढ़ाती तो मेरे लिए ex-situ हो जाता। खैर, तो इन situ जहाँ पर जो है उसको वहीं जाके बचा लो, ठीक है। जैसे कोई पेड़ है वो खतरे में है, वो जहाँ पर है उसको वहीं जाके बचाओ। ex-situ इज कोई खतरे में है, मैंने उसको उठा के स्पेशली उसके सीड्स वगैरह उठा के कहीं और प्लांट कर दिया और वहां पे बचाया, दैट इज ex-situ। बाहर निकालो, एक्स मतलब एग्जिट, ठीक है। Yes, ma'am. ये है वो पार्ट जहां से एक क्वेश्चन आने के चांसेस 99.9% है। 0.0001% क्यों नहीं है? क्योंकि इतनी गारंटी तो टूथपेस्ट भी नहीं देता ना, तो फिर मैं कैसे दे दूं? बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ से आने की, इसे कर लेना। पहले तो डेफिनेशन स्कूल में भी आएगी और कंपैरिजन आएगा। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के मेजर लिखो, वहाँ पे कुछ भी मत लिख के आना, इन situ और ex-situ होते हैं। इन situ का क्या मतलब है, ex-situ का क्या मतलब है, फिर एग्जाम्पल पे आएंगे नीट के भी क्वेश्चन कि इन situ कंजर्वेशन में क्या आता है और ex-situ में क्या आता है। अगर तुम्हें मीनिंग पता है तो तुमसे हो जाएगा, लेकिन तुमको मीनिंग नहीं पता। अब मैं मीनिंग बताती हूँ बेटा, पहले इन situ करते हैं। इन situ मतलब घर में घुस के बचाएंगे, है ना। मतलब वो कहेगा नहीं भी बचाना, मेरे को नहीं चाहिए, मतलब कहेगा नहीं तेरे घर में घुस के बचाएंगे भाई तुझे। सबसे पहला है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कोई ऑर्डर नहीं है इनका। हॉटस्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हॉट सूप घर में पीना जैसे बायोडाइवर्सिटी। यस प्रतिभा, दैट्स करेक्ट। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा। बायोस्फीयर रिजर्व इज, अभी इससे भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस, ठीक करो इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता रहता है इससे। नेशनल पार्क जहाँ तुमको जाने नहीं देते। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट। सेक्रेड ग्रुप्स तुमने सुना होगा अपने आसपास, तुलसी इज वन ऑफ देम, बरगद का पेड़ इज वन ऑफ देम, नीम का पेड़ इज वन ऑफ देम। कोई काट के दिखाए, सबको डर रहता है नीम के पेड़ पे, कोई रहता है? मुझे तो लगता है का पेड़, नीम, पीपल और वो कौन सा होता है, बरगद, उस पे भी तो होता है। नीम का मेरे तो काट देते हैं हमारे यहाँ। काट देते हैं? अच्छा नहीं यार, उसको तो मेडिसिनल मानते हैं, उसको काटते नहीं है हमारे।
लेकिन मेरे हॉस्टल के रूम की खिड़की के पीछे था बरगद का पेड़। भाई साहब, तो डर लगता था ना रात को उससे, मुझे कहने की हद नहीं, सच में लगता था मुझे वो रहता है वहाँ पे। एक्स-C2 कंजर्वेशन बाहर निकालो। जूलॉजिकल पार्क, तुमने जू में देखा है ना कहाँ कहाँ के जानवर आए होते हैं। ज़ेब्रा थोड़ी इंडिया में रहता है, लेकिन मिल जाता है ना जू में, लखनऊ के जू में मिलता है। जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, तुम्हें वहाँ पे सारे प्लांट्स मिलेंगे। तो एक्स-C2 कंजर्वेशन है। सीड बैंक्स है जहाँ पे सीड लो और उसको प्रिजर्व कर लो। कहाँ? क्रायो प्रिजर्वेशन में, मतलब लिक्विड नाइट्रोजन में ठंडा करके रख दो, जमा दो पूरा। 8 minus 196 degree Kelvin. यस। एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन, एम्ब्रियो कर लो। अच्छा, तुमको मतलब एम्ब्रियो लेवल पे उसको कंजर्व कर लो, कोई चक्कर नहीं है। दैट इज एक्स-C2 कंजर्वेशन, ठीक है। ह्यूमन के केस में भी करते हैं ना। Yes, यस बेटा। नाउ इन-C2 पढ़ लेते हैं, बहुत जरूरी है। आओ भाई यहाँ देख लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनो। किसने लॉन्च किया था ये प्रोग्राम? यूनेस्को में। ओहो, यूनेस्को की फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा ये लिखा मनीषा, वही तो बता रही हूँ। क्या वही तो बोलने भी नहीं देगी अब। बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया है जिस एरिया की कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? इन-C2 एक्स-C2? In situ. इन-C2। हाँ, तो मैंने एक एरिया देखा जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल प्लांट रह रहे हैं, वहाँ के नेटिव है, ठीक है। अगर मैंने उसे कंजर्व नहीं किया तो जल्दी से एक्सटिंक्ट होंगे, तो हमने कहा इसको वहीं जाके प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने उस एरिया को जाके प्रिजर्व किया, तो ये कोई बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। किसी भी एरिया को मैं बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दूंगी। कैसे डिक्लेयर करूंगी? यूनेस्को डिक्लेयर करेगा। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया था यूनेस्को ने 1975 में, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था? अच्छा हाँ, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि तुम समझ सकते हो कि मैं भी भूल गई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व में ट्राइब्स को रहना अलाउड होता है। ये टिक का मतलब है अलाउड। तो जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना, जंगल में रहते हैं, उनको वहां रहना अलाउड होता है बायोस्फीयर रिजर्व के केस में। वो कंजर्वेशन में मदद करते हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा एरिया है जिसको पूरा बचा रहे हैं, वहाँ के प्लांट्स एनिमल सबको बचा रहे हैं। यूनेस्को डिक्लेयर करते हैं किसी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व, और वहाँ पे ट्राइबल पीपल अलाउड है। क्वेश्चन विल कम, ट्राइबल पीपल कहाँ अलाउड है? नेशनल पार्क में, बायोस्फीयर रिजर्व में, या कहाँ? दूसरा क्वेश्चन आ सकता है यूनेस्को की फुल फॉर्म, ठीक है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ नेशनल पार्क क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो ये वो है जहाँ पे गवर्नमेंट ने उस, अब ये कोई एरिया है इसको मैंने नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब इसके आसपास गवर्नमेंट ने पूरा अपना वो जाल से बिछाए होंगे, अंडर कोई एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट इसे रेगुलेट कर रही है, पूरी प्रोटेक्शन होगी। यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना को मेंटेन किया जाता है। फ्लोरा मतलब पौधे, फोना मतलब जानवर, पता है ना? Yes, ma'am. मेंटेन किया जाता है। इसकी मेन बात क्या है नेशनल पार्क की, कि यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। तुम लोगों को अलाउड नहीं है जाना। देखो, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वो जा सकते हैं कंजर्वेशन के लिए, लेकिन और कोई नहीं जा सकता, और सब कुछ गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, ठीक है। तो दैट इज अ स्पेशल थिंग अबाउट नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन आएगा ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड है या नहीं, और गवर्नमेंट रेगुलेटेड बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? नेशनल पार्क है जो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड होते हैं। थर्ड पॉइंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर ए पर्टिकुलर एनिमल, स्पेशली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए बनाई जाएगी। जैसे टाइगर को बचाना है तो उसके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे उसकी कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जाएगा। ऑब्वियसली वहाँ और प्लांट्स एनिमल भी है, लेकिन वो एरिया सिर्फ टाइगर को बचाने के लिए है ना, तो सारा ध्यान टाइगर पे होगा, सारा ध्यान चीता पे है, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज अलाउड, यहाँ पर हार्वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज अलाउड है, मतलब कि यहाँ पर ट्राइबल पीपल आके आसपास के लोग हार्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह थोड़ा कर सकते हैं जहाँ तक पॉसिबल है, ठीक है। क्लियर इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट क्या होता है? इन-C2 एक्स-C2 कंजर्वेशन। In situ. अब मैं गई, ठीक है, मैं गई और मैंने एरिया देखा, मैंने कहा मैं इसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दूंगी। तो तुमने कहा ऐसे कैसे डिक्लेयर कर दोगे? क्या ये स्टैंडर्ड पॉइंट मीट करता है? अगर ये स्टैंडर्ड पॉइंट मीट करता है तो हम इसे कहेंगे हॉटस्पॉट। जैसे ये मैंने तुम्हें देखा, मैंने कहा ये मेडिकल स्टूडेंट है, तो ऐसे कैसे कह दिया मैंने मेडिकल स्टूडेंट है? तो मैंने कहा ये मेडिकल स्टूडेंट है भाई, इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले रखी है, ठीक है। ये अपने फ्री टाइम में भी किताबें खोल के बैठते, पढ़ते कम है, किताबें ज़्यादा खोलते हैं। हर किसी को इनके ऊपर प्रेशर डालने की आदत है। स्कूल में इनको ज़्यादा फन करने को मिलता नहीं है, क्योंकि ये मेडिकल स्टूडेंट है, इनके माथे पे लिखा हुआ है कि इनको हक नहीं है खुश होने का, है ना। तो मैंने कहा ये इतने परेशान ये मेडिकल स्टूडेंट ही हो सकते हैं, है ना। तो पता चल गया। वैसे ही कोई भी जगह, ये जगह मैं कह सकती हूँ कि हॉटस्पॉट है अगर ये कुछ फीचर्स को मीट करती है। पहला, इस जगह पे स्पीशी रिचनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, हाई स्पीशी रिचनेस। स्पीशी रिचनेस मतलब
कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्पीशीज होनी चाहिए। अगर मैंने चींटी बोल दिया ना तो चींटी की बहुत सारी वैरायटी मिलनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, एक दो नहीं, 150-300 तो आराम से मिले, वैसे तो 1000 में भी चली जाती है। तो अच्छी स्पीशी डाइवर्सिटी मुझे मिलनी चाहिए प्लांट्स और एनिमल की। दूसरा हाई एंडेमिज्म, एंडेमिज्म मतलब कोई स्पीसीज एक ही जगह पे पाई जाए। Confined to area. हाँ, कन्फाइंड टू दिस एरिया, ये लाइन अच्छी है, कन्फाइंड टू एरिया। कोई भी स्पीशी है, जैसे कि कैंगरू है, कैंगरू कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया। Australia में. वही मिलते हैं, हम उसको वहां से जू में लेके आ सकते हैं, लेकिन कैंगरू नेटिव तो ऑस्ट्रेलिया के रहेंगे ना, दैट शो एंडेमिज्म, वही मिलते हैं। वैसे ही बहुत से प्लांट्स हैं जो अपनी ही लोकेशन में मिलते हैं और कहीं ग्रो नहीं करते, ठीक है। तो हाई एंडेमिज्म होना चाहिए कि मतलब यहाँ पे जो प्लांट और एनिमल है ना वो यही मिलने चाहिए मैक्सिमम, सारे नहीं होंगे, मैक्सिमम यही मिलने चाहिए। इसलिए मैं इसे बचाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से एक्सटेंट हो गए तो दुनिया में तो कोई मिलते नहीं ना, वो पौधा तो मुझे कहीं नहीं मिलेगा, राइट। तो हाई एंडेमिज्म होनी चाहिए। और एरिया कवर लेस देन 2% ऑफ द ग्लोब, बहुत बड़ा एरिया नहीं होना चाहिए हॉटस्पॉट का, एरिया थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो पूरे धरती के कंपैरिजन में सिर्फ 2% होना चाहिए या उससे कम, ठीक है। लेस्ट इज कंजर्व इट, अगर मैं इसको बचा लूँ, मैं कह रही हूँ अगर मैंने इसको बचा रही हूँ तो कम से कम 30% बायोडाइवर्सिटी लॉस को कंजर्व कर लूंगी धरती से। मतलब कि इतने से एरिया में जो 2% से भी कम है ग्लोब का, इतने से एरिया में हाई एंडेमिज्म है और हाई स्पीशी रिचनेस है। इस वजह से अगर मैंने इतने से एरिया को बचाया तो मैं पूरी धरती से बायोडाइवर्सिटी 30% लॉस होने से बचा लूंगी। ऐसे एरिया को हम कहते हैं हॉटस्पॉट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है और स्कूल में भी आएगा। क्लियर? Yes, ma'am. आइए आगे चलते हैं। हॉटस्पॉट पहले कितने थे? 25, फिर ऐड हो गए 9, टोटल कितने? 34. 34। पहला क्वेश्चन ये मुझसे किसी ने पूछा था, 25 लिखा है, फिर मैंने बोला था आगे भी पढ़ ले। Yes, 34 ma'am. है, ठीक है बेटा, 34 याद रखना, गलती नहीं करनी। टोटल इतने हैं, टोटल इधर लिखते हैं हम। ये इंडिया में 25 का मतलब क्या है? क्या? 25 and 9 का मतलब क्या है? पहले 25 थे अर्ली, फिर थोड़े से और डिस्कवर हो गए, न्यू डिस्कवर। अब टोटल कितने हो गए? 34. है ना, ये तो बायोडाइवर्सिटी का नंबर है बेटा, बायो हॉटस्पॉट का नंबर है, ओके। ओके मैम। अब इंडिया में कितने हैं? एक तो हिमालयन रेंज, अरे एक जगह तो तुम ही रह रहे हो, हिमालयस इज हॉटस्पॉट। वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका तो अलग नाम है ना। तो हो गई क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हुई, मैडम को ऐसे ही याद है, क्या कर सकते हैं। ये बड़ा अपने वेस्टर्न घाट्स इधर पड़ेंगे और यहीं कहीं जाके पड़ता है अपना श्रीलंका नीचे, तो ना हम इसको एज ए लाइन कंसीडर करते हैं, इसको एक साथ ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट मैं मानती हूँ हिंदुस्तान में, और श्रीलंका अलग हो गया, लेकिन अपन इसको एक ही तरीके से लेते हैं, ठीक है। दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जस्ट वन, और इसको हम इंडिया के अंदर ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। जतिन कुछ उल्टा सीधा है तो बता दे भाई, ओके। दूसरे इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा रीजन कौन सा होता है बेटा? इंडो बर्मा रीजन यहाँ पर आएगा हमारा, ये वाला रीजन, थोड़ा सा चाइना का पार्ट भी आ जाएगा, है ना, ये इंडो बर्मा रीजन होगा, ठीक है। हिमालय तो तुमको पता ही है, हिमालय राय को हिमालय तो पता ही होगा, ठीक है। ये 3 वाला, ये अपना 1 वाला, ये हमारा 2 वाला। क्या भाई माइक ऑन करके क्या गाने गाने तूने? बंद कर, ठीक है, ठीक है, डन। नीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण, हद से ज्यादा महत्वपूर्ण, स्कूल के लिए भी। हॉटस्पॉट पे क्वेश्चन आता है, बायोस्फीयर रिजर्व आ गया भैया। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व वो वाला है जिसमें क्या है, 3 सर्कल है, ठीक है, जिंदगी के 3 सर्कल है। तो एक एरिया है जिसको मैं कह रही हूँ बायोस्फीयर रिजर्व है। तो हमें समझ नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया, हम हेलीकॉप्टर पे बैठे, हम ऊपर चले गए, ठीक है। ऊपर जाके, हाँ लेकिन इंडो बर्मा ही बोलना, सुंदरबन डेल्टा उसमें ऐड होगा बेटा। अब देखो हम ऊपर चले गए हेलीकॉप्टर से, सबसे पहले हमने क्या किया, आकांक्षा को धक्का दे दिया, आकांक्षा और मीनाक्षी को पैराशूट बना के धक्का दे दिया। पहले तो हमने मजे लिए, ये नीचे जा रही थी चीखती हुई, बड़ा मजा आया। फिर हमने देखा कि ऊपर से देखते हैं क्या है, तो हमने बहुत ध्यान से देखा, तो हमें दिखा सेंटर में बहुत घने जंगल है, कहते कुछ नहीं दिख रहा। तो जो सेंटर का रीजन है उसको हम बुलाते हैं कोर। ये वो रीजन है जहां पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती। ये रहा नीट का क्वेश्चन, ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड। तो जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज कोर, ठीक है। नहीं ईस्टर्न घाट नहीं है, ये ईस्टर्न घाट ईस्ट में होते हैं, ओके। तो कोर रीजन इधर आ जाओ भाई, कोर रीजन इज द वन बायोस्फीयर रिजर्व में जहाँ कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है। तो हमने जब धक्का दिया था तो वहां गलती से मीनाक्षी गिर गई, अब सोचो उसका क्या हुआ होगा। मीनाक्षी मोगली बन के निकलेगी अब। उसके बाहर एक बार जोन आता है जहाँ पे हमने देखा
कि हमें कुछ साइंटिस्ट दिखाई दे रहे हैं, मतलब कमाल है, हमें इतने ऊपर से नीचे साइंटिस्ट दिख रहे हैं, कमाल की नजरें है हमारी। हमने देखा नीचे कुछ साइंटिस्ट दिखाई दे रहे हैं जो कुछ सैंपल वैम्पल ले रहे हैं, है ना। जैसे हमने उसको देखा तो बहुत ध्यान से अनीश झुक के देख रहा था, उसको धक्का दे दिया। ओके, अनीश भी नीचे गया। तो वो वाले रीजन जहाँ साइंटिस्ट रिसर्च कर सकते हैं उसको हम कहते हैं बफर जोन। बफर जोन, यस, बफर जोन इज द वन जहाँ साइंटिफिक रिसर्च इज अलाउड। ठीक है, अब आते हैं तीसरा जोन, दैट इज नोन एज ट्रांजिशनल जोन। ट्रांजिशनल जोन वो है जहाँ पर ट्राइबल पीपल रह सकते हो, जहाँ एग्रीकल्चर अलाउड है। तो हमने देखा बाहर खेती हो रही है भाई, एक तरफ खेती चल रही है और लोग भी दिखाई दे रहे हैं। हमने कहा लोग वाले रीजन में हम जब नीचे देख रहे तो अब हमने किसको फेंका, किसको फेंका? हेमराज। हेम। देख ले भाई, मैं तो तुझे बता रही थी तेरे दुश्मन है ये, देख तुझे धक्का दिलवा रहा है ये। बताओ, मैं तो बोलने भी नहीं वाली थी, चलो फेंक दिया हेमराज को। लेकिन पता हुआ क्या, हेमराज को जब फेंका तो पैराशूट पहनाना भूल गए। अब हेमराज के अपने ही खेत है नीचे। क्लियर सबको? तो क्वेश्चन पता है क्या आएगा, कौन सा एरिया जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च अलाउड है, कौन सा एरिया होता है जहाँ पर एग्रीकल्चर अलाउड है, कौन सा एरिया है जहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, वो नाम पूछते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, याद रह जाएगा। Yes, ma'am. यस अगर मैम। नहीं भी याद रहेगा तो याद रख लेना ना, कोर एरिया में कौन गिरा था, बफर में कौन गिरा था, ट्रांजिशन में किसको गिराया, है ना। हेमराज बेटा तू तो बिना पैराशूट का गिरा, तू तो भूलियो मत, तेरा तो ट्रांजिशन हो गया धरती से आसमान में। है ना। यस मैम। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। चलो भैया, अब हमने क्या सोचा, बहुत हो गया, ये तो आसान लग रहा था, अब चीज़ें डिफिकल्ट करते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग हाथ पकड़ के, मैं नहीं पकड़ रही हाथ तुम्हारा, तुमने हाथ नहीं धोए होंगे, हम चलते हैं और हम लोग क्या करते हैं, अपने आसपास का एरिया एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं आ गई तुम्हारे से मिलने, ठीक है, जहाँ भी तुम सब रहते हो, बुलाते तो तुम रहते हो। मैं कहा चलो चलते हैं, मैं चली भी गई, कितनी मासूम हूँ मैं। हम लोग चले गए घूमने, लेकिन क्या हुआ, तुमको पता था कि रास्ते में खतरा हो सकता है ओले वोले पड़ जाए, तो तुम में इतना दिमाग है, तुमने हेलमेट पहन लिया। ठीक है, तो हम एरिया एक्सप्लोर करने गए, वहां पे रहने वाले स्पीशीज को एक्सप्लोर करने गए, और तुमने हेलमेट पहना है। तो ये कौन सा बच्चा होगा इसने हेलमेट पहना हुआ, क्या लगता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। मेरे को ज्यादा करेक्ट जवाब मत दिया कर, समझ आई। तो हमारी उज्जवल और तन्वी थी जो हेलमेट पहन के जा रही थी। तो हमें याद रखना है कि जब भी हम स्पीशी और एरिया की बात करेंगे, स्पीशी ऑब्जर्व करने जब हम एरिया में गए थे तो हमारे साथ उज्जवल ने हेलमेट पहन रखा था, तो उससे याद रखना है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर कौन थे वैसे, तुम्हें याद है सिकंदर को भी अलेक्जेंडर कहते हैं ना, जिन्होंने आधी दुनिया पे राज किया था, पता है। यस मैम। यस मैम। यस। ये वो वाले नहीं है लेकिन, ठीक है, ये दूसरे हैं। ठीक है, बहुत हम्बल इंसान थे, इन्होंने हेलमेट पहन के चल रहे थे। ओके, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात करी। उन्होंने कहा कि बेटा अगर थोड़ा सा निकले, जब घर से निकले हम लोग उज्जवल के और तन्वी के, आगे गए तो हमें नई नई वैरायटी के पक्षी दिखे, जानवर दिखे, का बहुत मजा आ रहा है। हमने फिर एक सेकंड, ओह पोलन की वजह से ना ठीक आ गई, मुझे घूम रही हूँ ना मैं। फिर हमने एरिया इंक्रीज कर लिया एक्सप्लोर करने का। ठीक है, हम और आगे गए, अब हमें और नए नए जानवर दिख रहे हैं, है ना, मतलब मजा आ रहा है। हो नए नए पंछी दिख रहे हैं, नए नए कीड़े दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा एरिया। अरे 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 क्या हो गया, ऐसा मेरे को लगता है कि मैं बीमार होने वाली हूँ, ऐसा मुझे फील आ रहा है। अच्छी बात नहीं है ये, अभी तो मुझे काम है। ये एरिया और ये है स्पीशीज, साथ साथ बना लेते हैं क्योंकि बाद में ग्राफ ना तुमसे बनते हैं ना मुझसे बनते हैं। तो पहले जब हमने ऑब्जर्व किया बेटा, जैसे जैसे एरिया ऑब्जर्व किया, स्पीशी बहुत सारी दिखाई दी, दोनों ऊपर कर दूं Yes, ma'am. बेटा। फिर मैंने और ऑब्जर्व किया तुम्हारे साथ, जितना एरिया बढ़ा है स्पीशी और दिखी हमें नई नई। ठीक है, तो ऊपर की तरफ स्पीशी बढ़ रही है, इधर एरिया का कवर भी बढ़ रहा है, करेक्ट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चल थोड़ा सा और ऑब्जर्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तब हमने देखा और पंछी दिखे, और तरीके के बंदर दिखे। तो मैं ध्यान से देखा, ओहो बंदर नहीं है ये तो हमारी ओशन है। भलेखा लग गया तो सॉरी ओशन है, गलत समझ लिया हमने तुझे, कोई बात नहीं। मोहिनी और ओशन खेल रहे थे, हमें लगा दो बंदरियां नाच रही है। ठीक है, इतना हुआ। फिर उसके बाद ना और हमें जोश आ गया, है ना। फिर मैं कहा और ऑब्जर्व करते हैं यह लेकिन जब हम और ऑब्जर्व करने लगे तो हमें क्या हुआ कि जो मैंने ये दिख रही है स्क्रीन, यस यस ये यस जो ग्रीन वाले एरिया में हमने जानवर देखे थे ना, हमें वापस से यही दिखे, कुछ हमें ब्लू वाले एरिया के दिखे। तो अब स्पीशी की रिचनेस तो कम हो रही है, तो एरिया एक्सप्लोर मैं अभी भी कर रही हूँ। ठीक है,
एरिया एक्सप्लोर का ग्राफ तो बढ़ रहा है, देखो एरिया की वैल्यू बढ़ रही है ना इस डायरेक्शन में, लेकिन स्पीशी रिचनेस नहीं अब मुझे दिख रही इतनी, ठीक है, एक दो नई स्पीशी दिख रही है, बाकी पुरानी दिख रही है, तो ये तो ऊपर नहीं जाएगा, ये तो ऐसे पैरेलल होने लग जाएगा, ऐसा सा दिखाई देगा तुम्हें? Yes, Yes, ma'am. ma'am. बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल तो नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा गलत बना दिया। अरे आजा रेजर भैया, आज की डेट में थोड़ा सा ऐसे जाने लग गया, तो मैंने देखा कि यार अब नई नई स्पीशीज ज्यादा दिख नहीं रही है। यही बात देखो हमने जो घूम के करी ना, अलेक्जेंडर जी ने रिसर्च करके करी, ठीक है, ये बात उन्होंने पहले ही रिसर्च कर ली थी हमारे आने से पहले, नहीं तो हम लोग डिस्कवर करते ही। उन्होंने बोला कि जैसे जैसे एरिया एक्सप्लोर करते हो स्पीशी रिचनेस आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है, बट देन द टाइम कम, एक लिमिट तक बढ़ती है, उसके बाद वही स्पीशी रिचनेस आपको कॉन्टिन्यूसली मतलब बार बार वही एक ही चीज दिखाई देने लग जाती है, ठीक है। तो स्पीशी डाइवर्सिटी, एरिया इंक्रीज करो डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है अप टू अ सर्टेन लिमिट, उसके बाद वो लिमिटेड हो जाती है। यही बात उन्होंने इंग्लिश में बोल दी थी, समझ आई? Yes, ma'am. एक तो चाय ठंडी, ऊपर से अत्यंत मीठी, डायबिटीज मुझे यही होगी एक दिन। तो ये स्पीशी एरिया रिलेशनशिप किसने दिया है कर्व, इस कर्व को क्या बुलाते हैं हम? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ले बेटा तू मेरे से हाइपरबोला है ना, बेटा तू मेरे से ले हीरो की माला और 4 नंबर, ये क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है। चलिए, लेकिन ना किसी भी ग्राफ को ऐसे पढ़ना बहुत कठिन है, ठीक है, वैल्यू ना सही से आती नहीं है, अगर सच में रिसर्च करनी है तो तुमको इसको लॉग में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही इसके साथ खेला जाएगा, बता दूं अब Yes, Yes, ma'am. ma'am. फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला लॉग में लिखेंगे हम, लॉग एस, एस स्टैंड फॉर Species richness. स्पीशी रिचनेस, ठीक है, सी लॉग सी, सी स्टैंड्स फॉर इंटरसेप्ट। Intercept. इंटरसेप्ट द वाई एक्सिस, मतलब कि ये वैल्यू जो वाई एक्सिस पे जा रही है ना, इसकी बात हो रही है, दिस सी, ठीक है, प्लस जी, जी स्टैंड फॉर रिग्रेशन कोफिशिएंट, लॉग ए स्टैंड फॉर एरिया। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है? रिग्रेशन का मतलब होता है कम होना, तो जैसे जैसे तुमने एरिया ऑफ एक्सप्लोजन बढ़ाया, जो तुमने देखा कि नई स्पीशी डिस्कवर करने का जो नंबर है वो कम होता चला जा रहा है, इसलिए हम उसको रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं, समझ आई? तो जितना तुम एरिया एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा एक वैल्यू आती जाएगी जिसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट कहेंगे, तो वो आपको ये बताएगा कि कितनी कम स्पीशी अब डिस्कवर हो रही है नई वाली। इतनी बात समझ आई? Yes, ma'am. अब इसके साथ एनसीईआरटी पढ़ेंगे और अच्छे से समझ आएगा। याद रखना स्टीप का मतलब क्या होता है? सीधी चढ़ाई, है ना, कोई स्टीप होता है तो वहां ट्रैकिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, राइट। तो तुमको याद रखना है कि जो जी है अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब कि ये मोर स्टीप है, और अगर ये मोर स्टीप है दैट मीन्स वहां पे मोर स्पीशी रिचनेस तुम्हें दिखाई देगी। इसे एज इट इज बाय हार्ट याद कर लेना, नीट से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। अभी जब एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी तो और डिटेल में करेंगे, अभी के लिए इतना याद रह जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं और इंग्लिश के शब्द नहीं देना चाहती तुम्हें, जो तुम पागल पागल हो जाओगे। इसी के साथ ओहो एनसीईआरटी डिस्कशन खत्म होती है, तालियां, बहुत बढ़िया। कर ली यार, काफी सारी कर ली है, तो मजा आ गया। हे पढ़ा दूं एनसीईआरटी, मर तो नहीं जाओगे? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. चैप्टर कौन सा चल रहा है? कंजर्वेशन। देखो मेरी बात सुनो, स्कूल का पेपर देने भी तुम सुबह उठ के जाओगे ना, स्कूल के पेपर से पहले भी जल्दी उठोगे, है ना, थोड़ा रिवाइज करोगे, कम से कम घर में प्रेशर तो होगा तुम्हारे घर पे, उठोगे तो हुई, है ना। तो जब तुमने सुबह स्कूल के लिए उठना ही है 1 तारीख से, तो तुम अगर 1 हफ्ते पहले उठने लग जाओगे तो मृत्यु तो हो नहीं जाएगी। तो यार सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे तक क्लास लगा लो, वैसे मैं 1 घंटा ही पढ़ाती हूँ, तुमसे ज़्यादा मुझे जल्दी होती है, ओके। मैं ऐसे होती हूँ, एक आंख से तो पढ़ा रही होती हूँ मैं ना। तो सुबह उठ जाओ, 6 से 7 क्लास लगा लो तमीज से और चैप्टर कंप्लीट कर लो, ठीक है, नहीं तो 1 करोड़ साल लग जाएंगे तुमको ये कंप्लीट करते करते, ओके। इकोलॉजी बहुत इजी है इसलिए किसी के नंबर नहीं आते इसमें, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कैसे पढ़ना है। इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल, नीट से भी स्कूल से भी, ओके। तो ये जो मैं तुम्हें करवा रही हूँ ये कंप्लीट होगा सुबह, होपफुली काफ़ी हद तक हो जाएगा, तो सुबह मुँह चक के आ जाना, और तुम्हें कुछ करना नहीं होता, एक बुक लेके आनी होती है, पेंसिल लेकर आनी होती है, और ज़्यादा तुम्हें एफर्ट डालने नहीं होते, मैं ही बोल रही रहूँगी उस टाइम, ठीक है। तो बाकी का चैप्टर हम सुबह खत्म करेंगे, डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ जाओ अभी थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखो मुझे पता है पहला पेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना, क्वेश्चन इससे नहीं आता, लेकिन कभी कभार हमें ये कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी होता है, यहाँ से कोई स्टेटमेंट आ जाए तो एटलीस्ट तुमने एक बार देखा तो हो ना, तो इसलिए मैं तुम्हें रीड करा रही हूँ, मेरे साथ रीड कर लो, ओके।
हो सकता है तुम्हें कोई वर्ड ना आता हो, एंड नेवर हेजिटेट। इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं आता ना, बिंदास पूछो। इट्स अ लैंग्वेज, लैंग्वेज है, भाषा कुछ नहीं होता। नहीं आती पूछ लेंगे, फिर सीख जाएंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर पूछ लेंगे। इससे तो चलता रहता है। नाउ इफ एन एलियन फ्रॉम ए डिस्टेंट गैलेक्सी वर टू विजिट अवर प्लेनेट अर्थ, एलियन आया धरती पे, तो एलियन को तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, इतने सारे कितने 48 तो बैठे हैं। द फर्स्ट थिंग दैट विल अमेज एंड बैफल हिम वुड बी, एक तो हिम क्यों, हर क्यों नहीं, हिम हर दोनों लिखो, would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter। भाई साहब वो जब वैरायटी ऑफ बच्चे देखेगा ना तभी परेशान हो जाएगा कि ये क्या है, एक बच्चा वहां किसी को पीट रहा है, दूसरा बच्चा खाली बैठा रो रहा है, तीसरा बच्चा पढ़ रहा है, चौथा बच्चा कुछ डेस्क के नीचे छुपा के खा रहा है, वो वैसे डर जाएगा, इतने तरीके के बच्चे। इवन फॉर ह्यूमन, हम इंसानों के लिए, मतलब मेरे लिए, the rich variety of living organism with which they share this planet never cease to astonish and fascinate us। yes, जैसे ही मैं देखती हूँ ना डिफरेंट टाइप ऑफ कॉकरोच, तो मुझे बहुत ऐसे होता है कि हम और तुम एक ही जगह एक ही साथ रह रहे हैं, एस्टॉनिश होती हूँ मैं, और दिमाग भी बंद हो जाता है मेरा। द कॉमन मैन, द कॉमन ह्यूमन would find it hard to believe that there were more than 20,000 species of देखो जहाँ डेटा आया वहाँ जिंदगी नर्क हो सकती है, साइड में लिख लो। और जब तुम लिखोगे ना तुमको पता चलेगा, याद करने की ट्रिक्स मिल जाती है इसमें। देखो अभी याद हो गए, 20,000 क्या है हमारे पास, आंट। आंट तुम्हारी आंटी नहीं, आंट तुम्हारी चींटी आई है, गलत मत समझ लेना। ये कितनी है, Beetles. लाख है भाई साहब। बीटल्स, कीड़े, प्यारे प्यारे से कीड़े, बहुत प्यारे होते हैं। 28 स्पीशी किसकी है, मछली जल की रानी हो भाई साहब। 28 बताओ, 28,000 है ना। और नियरली कितनी स्पीशीज अपने पास पड़ी है ऑर्किड्स की, 20,000. ऑर्किड्स। ऑर्किड्स वही होते हैं जो कभी, अगर कभी तुम्हें तो क्या गुलदस्ता दिया होगा किसी को, क्या तुम्हें मिला होगा, और अगर मिला तो मुझे तो मत ही बताना। तो जो गुलदस्ते में जो फूल लगते हैं ना साइड में, वो बड़े प्यारे प्यारे जो ऑर्किड्स होते हैं वो। तो देखो ऑर्किड्स और आंट का सेम ही है, 20,000 याद रह जाएगा। सिमिलर सा है ना, तो ऐसी चीजें याद होती है साइड में लिखने से ना। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस मतलब महत्व ऑफ सच डाइवर्सिटी बाय आस्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कह रहे हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो इवोल्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, और जो इकोलॉजिस्ट है जो इकोलॉजी पढ़ते हैं, वो जानना चाहते हैं कि इतनी डाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है धरती पे। तो वो कुछ सवाल पूछते हैं अपने आप से इसे समझने के लिए, लाइक व्हाई आर दीज सो मेनी स्पीशीज, जैसे तुम पूछते हो व्हाई आर देयर सो मेनी चैप्टर्स, डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री, क्या इतने सारे चैप्टर धरती पे जितने भी स्कूल है वहां पर भी होते हैं। हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, इतने सारे चैप्टर बनाए किसने। हाउ एंड वाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर, इतने सारे चैप्टर मैं क्यों पढ़ूं, मेरी जिंदगी में क्या रोल है। वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ द डाइवर्सिटी वाज मच लेस, क्या मेरी जिंदगी अलग होती अगर थोड़े चैप्टर कम होते। हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ये मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा पढ़ के क्या फायदा है मेरे जीवन में, मेरे को बताओ। तो ऐसे कुछ सवाल है जैसे तुम पूछते वैसे साइंटिस्ट भी पूछते हैं। क्लियर? यस मैम। ये तो तुम मेरे एकदम दिल से समझे होंगे ना। नलायक कहेंगे। बायोडाइवर्सिटी, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, देखो। इन और बायोस्फीयर क्या है, धरती को कहते हैं, बहुत बड़ा इकोसिस्टम, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स को हम कहते हैं ना बायोस्फीयर। तो धरती जो है इमेंस डाइवर्सिफाई है, हेट्रोजेनिटी भी कहते हैं। देखो डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी वैरायटी, वैरायटी को हम हेट्रोजेनिटी भी कहते हैं जब बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी होती है, ठीक है। एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीशी लेवल बट ऑल्सो एट ऑल लेवल्स ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल विद इन सेल्स टू बायोम्स। ये कह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी बोल रही हूँ ना मैं धरती पे, तो ऐसा नहीं बायोडाइवर्सिटी सिर्फ मुझे मिट्टी में दिखाई दे रही है कि नॉर्थ में मिट्टी का कलर अलग है, साउथ में मिट्टी का कलर लाल है क्योंकि वहाँ आयरन ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे बड़े लेवल पे दिख रही है कि मछली अलग अलग तरीके की दिख रही है। अगर मैं बिल्कुल केमिस्ट्री के लेवल पे जाऊं तो एटम मॉलिक्यूल आयन के लेवल पे भी मुझे डाइवर्सिटी दिखाई देती है, ठीक है। तो जो डाइवर्सिटी है ना वो सबसे छोटे से लेकर डीएनए से लेकर पूरे ऑर्गेनिज्म तक एग्जिस्ट करती है। पहली बात तो ये बात समझ आई? यस मैम। बाकियों को समझ आई Yes, ma'am. है ना? डीएनए में भी तो ma'am. डाइवर्सिटी है, तुम और मैं एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है। दिमाग तो हम सबका कम है लेकिन नहीं, दिमाग पूरा हमारा चलता कम है लेकिन हम एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, डीएनए में फर्क है। तो दैट इज ऑल्सो डाइवर्सिटी ना, एक दूसरे को अलग बनाती है, राइट। ना बायोडाइवर्सिटी इज अ टर्म पॉपुलराइज्ड बाय, देखो बड़े प्यार से उसने बोल दिया, चालाकी से, पॉपुलराइज्ड, दिया नहीं है इन्होंने।
तो किसने पॉपुलर किया था? एडवर्ड विल्सन ने। दिया किसने था? जो रोज को पानी दे रहे थे, क्या नाम था उनका? Walter Rose. Walter. हाँ, वॉल्टर, मिस्टर वॉल्टर का नाम याद रखना, ठीक है, लिख लो वहां पे, वॉल्टर रोजेट, ठीक है। डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने डिस्क्राइब की थी डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादा तुम पढ़ते नहीं उनके बारे में, बस इससे एक क्वेश्चन आता है। तो इस वाली स्लाइड से एक क्वेश्चन डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो फिर इससे ज्यादा पढ़ोगे